स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। शायद आप सबको ये पता होगा कि 5 नवंबर को यूएसए में नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होने वाली है। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कवर्ड इलेक्शंस होंगे। मतलब वो इलेक्शंस जिनको पूरी दुनिया का मीडिया बड़ी बारीकी से कवर करता है। आपने देखा ही होगा, इंडियन मीडिया में भी लगातार यूएस के इलेक्शंस को लेकर खबरें आती रहती हैं, स्पेक्यूलेशंस लगती रहती हैं। कौन होगा यूएसए का नेक्स्ट प्रेसिडेंट? विल इट बी डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? बट क्या रही है अमेरिकन हिस्ट्री? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो ये रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट है। कमला हैरिस शायद इस बार यूएसए में इतिहास रच जाए, जहां पर एक एशियन मूल की, भारतीय मूल की महिला यूएसए की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन जाए। यू नेवर नो। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट है और यूएसए के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। क्या रहा है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहास? कैसे अमेरिका में ये पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम, इसकी शुरुआत होती है? कैसे रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आई? कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आई? आज इस एक वीडियो में हम वो सब समझने वाले हैं। तो आज आपको समझ में आएगा अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री और अमेरिका में ये जो टू पार्टी सिस्टम है, जहां पर नेशनल लेवल पर आपको दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 18th सेंचुरी में अमेरिका वाज आल्सो अ कॉलोनी। अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जैसे भारत के ऊपर। तो ये भी एक उपनिवेश हुआ करता था। इनफैक्ट अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। अब जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स से परेशान था, बिल्कुल उसी तरीके से ये 13 कॉलोनीज और यहां पर रहने वाले लोग, ये भी ब्रिटिश रूल से परेशान थे। फाइनली इन्होंने 1776 में ये डिसाइड किया कि हमें ब्रिटेन से आजाद होना है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आती है 1776 में, जहां पर ये 13 कॉलोनीज डिसाइड करती हैं कि ये मिलकर ब्रिटिश फोर्सेस का सामना करेंगी। इनफैक्ट अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है और 1780s की स्टार्टिंग में ये 13 कॉलोनीज अमेरिकन फोर्सेस को डिफीट कर देती हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसी डेकेड के एंड तक 1788 में अमेरिका अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी रेटिफाई कर देता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो अडॉप्ट कर लेता है। इनफैक्ट 1789 में अमेरिका को उनके पहले प्रेसिडेंट भी मिल जाते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन। काफी कुछ हो गया 15 सालों में। देश आजाद भी हो गया, संविधान भी आ गया, पहले राष्ट्रपति भी बन गए हैं। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन की कैबिनेट के मेंबर्स, दे वर वेल अवेयर ऑफ द इविल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो जानते थे कि राजनीति और राजनीतिक दल कितने खतरनाक हो सकते हैं और इसी वजह से उनकी कैबिनेट में पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर काफी बहस हुई, काफी इंटेंस डिबेट्स हुई। बट फाइनली अमेरिका में उसकी पहली मेजर पॉलिटिकल पार्टी, उसकी शुरुआत होती है, जिसको सपोर्ट जॉर्ज वॉशिंगटन खुद करते हैं, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। और उस पार्टी का नाम था फेडरलिस्ट पार्टी। लेकिन यह फेडरलिस्ट पार्टी एलीट क्लास की पार्टी थी। एलीट क्लास से मेरा मतलब है जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड ओनर्स, बड़े बड़े मर्चेंट्स, व्यापारी, मनी लेंडर्स, साहूकार, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। तो अमेरिका में जो पहली मेजर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है, इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द एलीट क्लास। जो रसूखदार अमीर लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी और उसका नाम था फेडरलिस्ट पार्टी। अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आपको लैंड होल्डर्स मिल रहे हैं, मनी लेंडर्स मिल रहे हैं, मर्चेंट्स मिल रहे हैं, ये तो
अमीर लोगों के बारे में ही सोचेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी। इसी पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करने के लिए या इसकी आइडियोलॉजी को अपोज करने के लिए एक ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की जाती है, जिसका नाम पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। एंड इनफैक्ट ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी ही आगे चल के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म देने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं द प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन अमेरिका, जहां पर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उन दोनों की ही जो हिस्ट्री है, उन दोनों की ही जो शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं इसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को एस्टैब्लिश करने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो अमेरिका के ही एक फाउंडिंग फादर, जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को भी लिखा था, थॉमस जेफरसन। तो थॉमस जेफरसन, who was one of the leading politicians in America, जो अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर भी माने जाते हैं। इनफैक्ट ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी ये रहे। इन्होंने ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को जन्म दिया। अब क्योंकि फेडरलिस्ट पार्टी एलीट क्लास की पार्टी थी, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी इट फेवर्ड द पेजेंट्स, वर्कर्स। तो जो श्रमिक थे, जो छोटे किसान थे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज उनसे ज्यादा नजदीक थी। इसका जो पॉलिटिकल बेस था वो वर्किंग क्लास और पिजेंट्स में था, फार्मर्स में था। एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर स्टेट पावर एंड एन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी ये अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, स्टेट लेवल पर पावर के डिवोल्यूशन की बात करती थी। ये चाहती थी कि स्टेट लेवल पर जो स्टेट्स हैं, वहां जो गवर्नमेंट्स काम कर रही है, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको ऑटोनॉमस बनाया जाए, उनको ज्यादा पावर दी जाए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करती थी और ये एग्रेरियन इकोनॉमी उसको सपोर्ट करती थी। 1812 में एक और वॉर होती है। ये वॉर भी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में होती है। इनफैक्ट 1812 की जो वॉर है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस दौर में ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों एम्पायर्स के बीच में अलग अलग जगह वॉर्स चल रही थी, उसी का एक छोटा सा हिस्सा था। 1812 की वॉर के बाद फेडरलिस्ट पार्टी खत्म हो जाती है और अमेरिका में एक ही सिंगल सोल नेशनल पार्टी बच जाती है, दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। तो 1812 के दौर के बाद अमेरिका की राजनीति में जो दबदबा कायम होता है, वो होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी का। लेकिन ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी आने वाली डेकेड में टूटने वाली थी और इसी से निकलने वाली थी डेमोक्रेटिक पार्टी। एंड इनफैक्ट आगे चलकर इसी डेमोक्रेटिक पार्टी से कुछ लोग अलग होंगे और वो बनाएंगे रिपब्लिकन पार्टी, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा स्लेवरी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी इट सून फ्रैक्चर्ड। इसमें अलग अलग ग्रुप्स बनने लग गए, फ्रैक्शंस बनने लग गए, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में फर्क था। एक फ्रैक्शन ऐसा था जो स्लेवरी को प्रमोट करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन उन स्टेट्स से आता था जिन स्टेट्स में एग्रीकल्चर डोमिनेंस में था, सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य थे, वहां पर एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट था। वहां पर बड़े बड़े फार्म्स हुआ करते थे, बागान हुआ करते थे, कॉटन फार्म्स, कॉटन एस्टेट्स हुआ करते थे। और यहां पर कॉटन की खेती करने के लिए इन्हें चीप लेबर की जरूरत थी, और वो चीप लेबर इन्हें स्लेव्स की फॉर्म में मिल जाती थी। इसी वजह से जो सदर्न स्टेट्स थे और सदर्न स्टेट से आने वाले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो चाहते थे कि स्लेवरी बरकरार रहे। इनफैक्ट बरकरार ही ना रहे, नई नई टेरिटरीज में स्लेवरी को एक्सपैंड किया जाए। बट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो नॉर्थ के स्टेट से आते थे, नॉर्थ के स्टेट्स ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे, यहां पर मॉडर्न इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ये मानते थे कि स्लेवरी को खत्म होना चाहिए और सभी को लिबर्टी मिलनी चाहिए, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए।
और इसी मुद्दे पर आगे चल के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें फ्रैक्शन होगा और रिपब्लिकन पार्टी की शुरुआत होगी। सो द नदर्न डेमोक्रेट्स दे अपोज्ड द इंस्टीट्यूशन व्हाइल सदर्नर्स आर्ग्यूड स्लेवरी वाज एसेंशियल फॉर देयर प्लांटेशन। तो अमेरिका में जो सदर्न स्टेट्स थे, ये सदर्न स्टेट्स डिपेंडेंट थे स्लेवरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट्स वर एग्रेरियन इकोनॉमी, यहां पर बड़े बड़े कॉटन फार्म्स हुआ करते थे, कॉटन प्लांटेशंस हुआ करती थी और इन कॉटन प्लांटेशंस में काम करने के लिए इन्हें चीप लेबर चाहिए थी, जो चीप लेबर इन्हें मिलती थी स्लेव्स की फॉर्म में। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो यहां पर ये जो आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है साउथ की तरफ, ये वो स्टेट्स हैं दोज हु वर इन फेवर ऑफ स्लेवरी। ये चाहते थे कि दास प्रथा स्लेवरी कंटिन्यू करती रहे, इनफैक्ट कंटिन्यू ना करे और टेरिटरीज में स्प्रेड आउट हो। वहीं जो नदर्न स्टेट्स हैं ये सारे दे वर अपोजिंग स्लेवरी। ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे, यहां पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी और ये चाहते थे कि स्लेवरी खत्म की जाए, स्लेव्स को इंडिपेंडेंस दी जाए, दे मस्ट बी फ्री लाइक एनी अदर पर्सन। इनको ये राइट दिया जाए कि ये जहां चाहे वहां जा सके, क्योंकि नदर्न स्टेट्स को भी वर्कर्स की जरूरत थी और अगर ये स्लेव्स इंडिपेंडेंट हो जाते, स्लेवरी खत्म हो जाती, तो फिर ये नदर्न स्टेट्स की जो डिमांड थी वर्कर्स की वो भी पूरी हो सकती थी। और इसी क्वेश्चन के ऊपर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी आगे चलकर टूटेगी। अभी हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की कंप्लीट हिस्ट्री, इनकी इस्टेब्लिशमेंट में किसने मेजर रोल प्ले किया, इसके साथ साथ इनिशियली किन वैल्यूज पर यह स्टैंड करती थी और इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज से कौन से मेजर प्रेसिडेंट्स बने, उनका अमेरिका की हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इसके साथ साथ इंडिया में भी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनके साथ क्या सिमिलैरिटी है। इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारे यहां जो टू पार्टी सिस्टम है और अमेरिका में जो टू पार्टी सिस्टम चलता है, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, अभी हम इन सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड इन फैक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्लेवरी, तो 1852 में बाल्टीमोर में कन्वेंशन हुई। बाल्टीमोर इज अ प्लेस इन यूएसए। बाल्टीमोर में जो कन्वेंशन हो रही थी, इस कन्वेंशन का मेजर पर्पस था कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किन कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उतारा जाना है, उस पर डिबेट और डिस्कशन करना। यहां पर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन से, उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट हुआ। और डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट था स्लेवरी को लेकर। नदर्न स्टेट से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव ये चाहते थे कि स्लेवरी को लेकर बातचीत हो, स्लेवरी को अबॉलिश कैसे किया जाए उसको लेकर बातचीत हो। बट सदर्नर्स, जो सदर्न स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते थे इन स्टेट से, दे आउटराइटली रिजेक्टेड। उन्होंने कहा हम ना तो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का मतलब है अमेरिका की पार्लियामेंट, ना तो हम कांग्रेस के अंदर और ना ही कांग्रेस के बाहर कहीं भी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस और डिबेट ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी इज हेयर टू स्टे। दास प्रथा कहीं नहीं जाने वाली, ना तो हम पार्लियामेंट के अंदर ना ही पार्लियामेंट के बाहर कोई भी बातचीत करने वाले हैं दास प्रथा को लेकर। एंड दिस लेड टू डिसइल्यूजनमेंट। जो नदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो नाराज हुए, दे वर डिसइल्यूजन, और आगे चलकर वो अलग हुए और 1850s का एंड आते आते एक नई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है, दैट इज द रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जो एग्जिस्टेंस में आई, वहां सबसे बड़ा क्वेश्चन ही था स्लेवरी को खत्म करना। तो स्लेवरी के क्वेश्चन पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के दो फ्रैक्शंस अलग अलग बन जाते हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी को जन्म देते हैं जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। एंड सिंस लेट 1850s, अभी हमने देखा 1852 बाल्टीमोर कॉन्फ्रेंस, सिंस
late 1850s, the American polity, the American political system, it has been dominated by these two political parties. तो लगभग पिछले कम से कम 160-170 साल के इतिहास में अमेरिका की राजनीति को दो बड़े राजनीतिक दलों ने डोमिनेट किया है, उन्हीं का दबदबा रहा है। एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स। Both these political parties, they have shaped the American politics in the last 150-160 years. कैसे शेप अप किया है, अब हम उस तरफ बढ़ने वाले हैं। बट हाँ, इनिशियली डेमोक्रेट्स वर इन फेवर ऑफ स्लेवरी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे, डेमोक्रेट्स आज की तारीख में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो 1850 से बिल्कुल अलग है। आज ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज ये इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने की बात करते हैं, आज ये इमिग्रेंट्स को उनके राइट्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं। सो द आइडियोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड, जो इस बात को भी दिखाता है कि धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी आइडियोलॉजीज भी इवॉल्व करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी नींव इस बात पर रखी गई कि अमेरिका में स्लेवरी को खत्म किया जाए, दास प्रथा को खत्म किया जाए। दे वर इन सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, वो उनको उनके राइट्स दिलाना चाहते थे। आज की तारीख में रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी जिसके कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, व्हाइट सुप्रीमेसी, उसके साथ जोड़ा जाता है। तो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है उसमें भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को। बट वहां तक चलने से पहले, उसकी शुरुआत करने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2026 में आप अपना यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर 2026 में आप ये सपना देख रहे हैं कि आप यूपीएससी क्रैक करते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के नए बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट दिवाली ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। एक नया बैच 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जहां पर अगले 12 महीने में हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराने वाले हैं। इट इज अ फाउंडेशन बैच, P2I फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है प्रीलिम्स मेंस दोनों का कवरेज। प्रीलिम्स में जीएस सीसैट, मेंस में 4 जीएस के पेपर, आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग। इनफैक्ट मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस चलेंगी, संडे को वीकली टेस्ट होंगे, जो भी आपको पढ़ाया गया उसका टेस्ट आप खुद सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आप खुद ये देख सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाया गया आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक फाउंडेशन बैच है, डिटेल में जाके सब कुछ कवर किया जाएगा। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। एडमिशन लेते हुए एसी लाइव कोड अप्लाई कर लीजिएगा। एसी लाइव कोड आपको डिस्काउंट भी दिला देगा, मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस मेरी स्पेशल मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। और ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक जिन्हें समझने में आपको मुश्किलात होती है, जैसे अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे टॉपिक्स को बड़ा सिंपली हम समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फाउंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अर्ली 19th सेंचुरी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी। जिस डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी थी थॉमस जेफरसन ने। आगे चलकर यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म देगी, डेमोक्रेटिक पार्टी भी और रिपब्लिकन पार्टी भी। अब हुआ क्या? सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी इनिशियली एग्जिस्टेंस में थी और 1812 के बाद तो ये सिंगल नेशनल पार्टी थी जो एग्जिस्टेंस में थी, क्योंकि फेडरलिस्ट पार्टी तो खत्म हो गई थी। सो दिस पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय थॉमस जेफरसन एंड जेम्स मेडिसन। दे वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। अब 1828 में एंड्रयू जैक्सन, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ही वाज एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं 1828। अब जब ये अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी में जो इनके समर्थक थे, इनके सपोर्टर्स थे, वो इस पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटते हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी को जन्म देते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑलराइट, तो डेमोक्रेटिक
पार्टी की अगर मैं बात करता हूं, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो 1828 में हुई है। क्यों? टू सपोर्ट द कैंडिडेचर ऑफ एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन आगे चल के अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश की जाती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी से ही उस पार्टी का जन्म होता है, उसको कहा गया डेमोक्रेटिक पार्टी 1828। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो वो एंड्रयू जैक्सन को ही जाता है। इनफैक्ट आगे चलकर एंड्रयू जैक्सन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बने, फर्स्ट ऑफिशियल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। और इनको कहा जाता था कॉमन मैन अपील। मतलब यह कहा जाता है कि एंड्रयू जैक्सन की जो पॉलिटिक्स थी, इट वाज ऑल अबाउट कॉमन मैन। वो कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को समझते थे, वो कॉमन मैन को सपोर्ट करना चाहते थे। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का जो बेस तैयार किया, वो तैयार किया एंड्रयू जैक्सन ने अपनी कॉमन मैन अपील के थ्रू। ये कॉमन मैन के इश्यूज को रेज करते थे और इसी वजह से जो आम जनता थी वो इन्हें पसंद करती थी, और इसीलिए आगे चलकर ये फर्स्ट ऑफिशियल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट भी बने। इनके साथ साथ मार्टिन वैन ब्यूरन। मार्टिन वैन ब्यूरन की अगर आप बात करेंगे, इन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशन वाइड पार्टी बनाने में, अलग अलग स्टेट्स में इसकी ब्रांचेस एस्टैब्लिश करने में, इसके एक्सपेंशन में, इसके स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो मार्टिन वैन ब्यूरन ने किया। सो दीज टू दे वर हाईली रिगार्डेड इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, और इन दोनों को क्रेडिट जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी के बेस को वाइडन करने में और अलग अलग स्टेट्स में उसके एक्सपेंशन में। ऑलराइट, नाउ व्हाट वर द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं बात करता हूं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की 1828 में जिसे एस्टैब्लिश किया गया, इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। नाउ इट इज इजी टू गेज देम, आसान है समझना। हम बात कर रहे हैं एंड्रयू जैक्सन की जो कॉमन मैन अपील के लिए जाने जाते थे, तो मतलब वो जो एग्रेरियन इकोनॉमीज है, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, किसान हैं, वो उनके मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दिया करते थे, वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। तो जो एलीट ग्रुप है उसको नहीं, जो कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन है, वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, उनके इश्यूज को ज्यादा रेज करते थे, ज्यादा उठाते थे। वो इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे, पॉपुलिस्ट मेजर्स लेकर आ रहे थे जो कॉमन मैन में ज्यादा अपीलिंग है। एम्फेसिस ऑन स्टेट्स राइट्स एंड लिमिटेड फेडरल गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस, उसके पास कम पावर्स हो और पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए। पावर फेडरल गवर्नमेंट से लेकर वो पावर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को प्रोवाइड की जाए। सो दे बिलीव्ड, रादर ही बिलीव्ड इन स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की जो इनिशियल आइडियोलॉजी थी वो थी कि स्टेट्स को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ज्यादा मजबूत किया जाए। अ प्रिंसिपल दैट अपील टू एग्रेरियन एंड वर्किंग क्लास कम्युनिटी। सो एज आई वाज सेइंग कि इनकी अपील वर्किंग क्लास में ज्यादा थी, वर्कर्स, पेजेंट्स, किसान, उनमें इनकी अपील ज्यादा थी। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि अपनी कॉमन मैन अपील के लिए बहुत जाने जाते थे एंड्रयू जैक्सन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस पॉलिटिकल पार्टी का यह मानना था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे सेकंड बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये एलीट लोग, वो लोग जिनके अंडर इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट क्लास, ये सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई they were opposing such centralized financial structure as second bank of United States. In fact आगे चलकर एंड्रयू जैक्सन ने सेकंड बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इसको डिसमेंटल कर दिया था, इसको खत्म भी कर दिया था। So they were in favor of agrarian economy,
एग्रीकल्चरलिस्ट, किसान जो है उनके फेवर में थे। जो एलीट लोग हैं, एलीट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, जो नॉर्थ में इंडस्ट्रियल क्लासेस थी जिनके अंडर सारी की सारी इंडस्ट्री थी, कैपिटलिस्ट क्लास, दे वर अपोजिंग देम। और ये चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, रादर पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स क्रिएट किए जाने चाहिए। सो दे एडवोकेटेड फॉर एन इगैलिटेरियन पॉपुलिस्ट अप्रोच। ये चाहते थे इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जाए। दिस वॉज देयर इनिशियल आइडियोलॉजी व्हेन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी वॉज एस्टैब्लिश। आज भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही आइडियोलॉजी आपको दिखाई दे रही है। कॉमन मैन अपील, इगैलिटेरियन सोसाइटी, वर्कर्स, इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स, उनको सपोर्ट करना। तो ये अभी भी वो कॉमन मैन अपील जो है उसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, सो इनका जो सपोर्ट बेस वो रूरल एरियाज में ज्यादा था। जैसे सदर्न स्टेट्स, जिन सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी फार्म्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, जैसे कॉटन फार्म्स, इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो जो रूरल एरियाज थे, रूरल साउथ एंड वेस्ट, स्मॉल फार्मर्स एंड इमिग्रेंट्स, दे ऑल व्यूड द डेमोक्रेटिक पार्टी एज अ सपोर्ट बेस। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर के तौर पर देखते थे और यही उनको सपोर्ट किया करते थे। क्योंकि रूरल साउथ और वेस्ट का जो इलाका है, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि ये स्टेट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, इसी वजह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी आगे चलकर स्लेवरी के भी फेवर में थी। वो स्लेवरी को अबॉलिश नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीजन दैट दे वर सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। और इसीलिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती थी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो वो डोमिनेटेड होगी बाय द नॉर्दर्न पीपल। जो नॉर्दर्नर्स हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट्स में कैपिटलिस्ट क्लास है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट उनके फेवर में होगी। इट वुड बी डोमिनेटेड बाय सच पीपल और फिर वो स्लेवरी को अबॉलिश कर देगी। इसीलिए चाहते थे कि भाई क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्रो स्लेवरी, प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द सदर्न एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सो in their initial phase, in their initial years, the Democratic Political Party was pro-slavery. क्यों? क्योंकि इनका सपोर्ट बेस सदर्न स्टेट्स में ज्यादा था। एग्रीकल्चरल्स जो थे, किसान जो थे, उनमें इनका सपोर्ट बेस ज्यादा था और इसी वजह से ये नहीं चाहते थे कि स्लेवरी अबॉलिश हो। लेकिन जब अमेरिका में सिविल वॉर होगी, अभी हम देखेंगे अमेरिकन सिविल वॉर का दौर, तो अमेरिका में जब सिविल वॉर होगी, उस सिविल वॉर के बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की वैल्यूज इवॉल्व होने लग जाएंगे, इनका व्यू पॉइंट इवॉल्व होने लग जाएगा। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी स्लेवरी को, धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा कि वो प्रो पीपल दोबारा हो जाएगी, दोबारा से वो प्रो पुअर, प्रो पीपल अप्रोच अपनाएगी। यही पॉलिटिकल पार्टी 1960s के दौर में अफ्रीकन अमेरिकन को उनके राइट्स दिलाने के लिए अलग अलग लॉज लेकर आएगी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपको देखने को मिलेगा जब हम बात करेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नोटेबल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व करेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से जो मेजर प्रेसिडेंट्स बनेंगे उनकी अप्रोच में आपको एक इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके 1960s आते आते आपको दिखाई देगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के ही प्रेसिडेंट प्रो पुअर अप्रोच अपना रहे हैं। अफ्रीकन अमेरिकन इमिग्रेंट्स, उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड्रयू जैक्सन, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, हु वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। पीपल्स प्रेसिडेंट इन्हें कहा जाता था। क्यों? क्योंकि
प्रो पीपल अप्रोच इनकी हुआ करती थी। ये आम जनता के मुद्दे उठाया करते थे, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज जो है उनके मुद्दे उठाया करते थे, वर्कर्स के मुद्दे उठाया करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे। बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, fought for the expansion of suffrage for white men। उस दौर में जब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उस समय एलीट क्लास का डोमिनेशन था, और जो वोटिंग राइट्स थे अमेरिका में वो चुनिंदा लोगों को ही दिए जाते थे। इनफैक्ट अगर मैं श्वेत लोगों की भी बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट व्हाइट पीपल, उनमें भी सभी गोरे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग राइट जो दिया जाता था वो उनकी सोशल स्टैंडिंग को देख के दिया जाता था, उनके पास कितना पैसा उसको देख के दिया जाता। तो इलीट लोग जो थे उनके पास वोटिंग राइट थे, आम जनता के पास नहीं थे। एंड्रू जैक्सन एडवोकेटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ सफरेज, कि सभी व्हाइट लोगों को, सभी गोरे लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाए। लेकिन अप्रोच अभी भी गलत है। व्हाई जस्ट द व्हाइट पॉपुलेशन, व्हाई नॉट अफ्रीकन अमेरिकन्स? बट दैट वाज द काइंड ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग दोज एजेस। तो अगर हम बात करते हैं 1820s 1830s की, तो उस समय अमेरिका ऐसे था। एंड इनफैक्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का जो बेस था वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ज्यादा था, और वो लोग स्लेवरी को प्रमोट किया करते थे। इस वजह से भी इन्होंने उनकी बात नहीं की उस दौर में, बट एक्सपेंशन ऑफ सफरेज फॉर व्हाइट मैन। एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये उसे अपोज किया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है देवर प्रो नर्दनर्स। जो नदर्न स्टेट्स में कैपिटलिस्ट क्लास है, वो लोग जो फैक्ट्रीज को ओन किया करते थे, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके फेवर में काम करते हैं, ये गरीब जनता उनकी हेल्प नहीं करते। और इसी वजह से उन्होंने सेकेंड बैंक ऑफ अमेरिका को डिसमेंटल भी किया था। इनके बाद एक और फेमस डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बने वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिस दौर में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो दौर अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था। टर्बुलेंट टाइम इस वजह से क्योंकि अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब यह है एक ऐसा दौर जब अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही थी, एक ऐसा दौर जब अमेरिका में हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन हो गई थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, पीपल वर लूजिंग जॉब्स। और ये माना जा रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है लेजिस्फेयर की फिलॉसफी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट क्लास और इंडस्ट्रीज उनमें इंटरफेरेंस नहीं करती, उनमें हस्तक्षेप नहीं करती, उन्हें रेगुलेट नहीं करती, इंडस्ट्री को खुला छोड़ा हुआ है, वो जो चाहे वो कर सकती। तो ये माना गया कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो था वो था लेजिस्फेयर की फिलॉसफी। वो था कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट नहीं किया जा रहा था, एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना शुरू किया। इन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करना शुरू किया। सो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन अमेरिकन हिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में अमेरिका को लीड किया था। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री को शेप अप करने में। इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए ये एक प्रोग्राम लेकर आए थे, न्यू डील। न्यू डील के अंडर अमेरिकन गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेजेस प्रोवाइड किए थे, मतलब फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किया था। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब यह है जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा प्रोवाइड कराती है जिससे इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, जिससे डिमांड को जनरेट किया जा सके। तो इन्होंने रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किए, रिकवरी, रिफॉर्म्स। इनफैक्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करके प्राइवेट सेक्टर को दोबारा रिवाइव करने की भी कोशिश की गई थी, बट इन अ वेरी रेगुलेटेड फॉर्म। तो वो थी न्यू डील, एंड न्यू डील की वजह से ही अमेरिका दोबारा से रिवाइव हो पाया था और ग्रेट डिप्रेशन के दौर से बाहर आ पाया। तो इन्होंने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट इस्टैब्लिश्ड अ सोशल सेफ्टी नेट। जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजरा
तब ये भी रियलाइजेशन हुआ कि सोशल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बहुत जरूरी है। अगर लोगों के पास काम नहीं है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे आज अमेरिका में किया जाता है। इफ यू डू नॉट हैव एनी वर्क तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो मेजर्स भी इसी दौर में, ग्रेट डिप्रेशन के दौर में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दौर में ही लाए गए थे। नेक्स्ट इन लाइन वाज जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी 1960s की स्टार्टिंग में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। ये वो दौर है जब अमेरिका ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट से गुजर रहा था। इट वॉज अगेन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस फॉर अमेरिका। अमेरिका की हिस्ट्री में ये टाइम ऑफ टर्बुलेंस। जो ब्लैक अमेरिकन थे वो अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे, सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी। इनफैक्ट ये कोल्ड वॉर का भी एरा है जहां पर स्पेस में रेस लग रही थी कि कौन पहली कंट्री बनेगा जो मून पर लैंड करेगा, कौन अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहले मून पर लैंड करवाएगा। विल इट बी यूएसए और यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा। उस दौर में जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनफैक्ट जॉन एफ कैनेडी बहुत लंबे समय तक तो यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं रह पाए क्योंकि इनको असैसिनेट कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। बट 61 से 63 लगभग ये 2-3 साल जो ये प्रेसिडेंट रहे, उस समय इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट जो चल रही थी, उस मूवमेंट के अंडर जो ब्लैक अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन, उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए पॉलिसीज पास की, एक्ट्स पास की। इसके साथ साथ ही लेड द फाउंडेशन फॉर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू लैंड ऑन मून। और इन्होंने एक एम रखा था, एक गोल रखा था कि 1960s के एंड तक, मतलब ये जो 1960 का दशक है, ये दशक खत्म होने के अंत तक अमेरिका मून के ऊपर अपने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवा देगा। 1969 में अमेरिका ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर लैंड भी करवा दिया। सो ये इन्हीं का विजन था जिस वजह से अमेरिका ये चीजें अचीव कर पाया। सो embarked on ambitious goal in civil rights, promising to end segregation. तो रेशियल सेग्रीगेशन को खत्म करना was one of the top priorities of his government. जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रेशियल सेग्रीगेशन की जाती है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, बहुत सारे स्टेट में वोटिंग राइट्स नहीं है, उसको खत्म करवाना है। इनिशिएटेड द स्पेस रेस, settling the goal for US to land a man on moon by the end of 1960s and 1969 में अमेरिका ने उस गोल को पूरा भी किया जब अमेरिका ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को मून की सरफेस पे उतारा। क्या नाम है उनके, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। His policies helped the party move towards a more socially progressive stand, especially on civil liberties. तो जहां से डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टार्टिंग हुई थी, प्रो पुअर, प्रो पीपल अप्रोच एंड्रयू जैक्सन से, 1960s आते आते आपको वही दिखाई देगा। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने स्लेवरी को अपोज किया। स्लेव्स कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन ही थे, जिन्हें अफ्रीका से अमेरिका तक लाया गया था एज स्लेव्स। वही पॉलिटिकल पार्टी 1960s में सिविल राइट्स प्रोवाइड करवा रही है। वही पॉलिटिकल पार्टी रेशियल सेग्रीगेशन एंड करने के लिए काम कर रही है। वही पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन अमेरिकन को उनके राइट्स दिलाने के लिए काम कर रही है। नॉट जस्ट दैट, अमेरिका को मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है। स्पेस रेस की भी शुरुआत हुई है, जहां पर 1960s के एंड में अमेरिका ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर उतार दिया। सो फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इट हैज कम अ फुल पॉलिटिकल सर्कल। जहां से शुरू हुए थे वहां पर वापस भी आए और जो गलतियां थी उनको सुधारा भी। यही मैं आपसे बोल रहा था कि अभी धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी या रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, इनकी जो इनिशियल स्टैंडिंग थी, ये जो इनिशियल सोच थी, उससे काफी इवॉल्व कर गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, मैं थोड़ा पानी पी लूं, बड़ी देर हो गई आपको चीजें समझाते हुए। आई एम श्योर समझ में तो आपको सारी चीजें आ ही रही होंगी। इनफैक्ट अमेरिकन हिस्ट्री जिसके बारे में शायद अभी तक आपको अंदाजा नहीं था, बस आप न्यूज पर देख ही रहे थे, 2 पॉलिटिकल पार्टीज, इनके बीच का कॉन्टेस्ट, क्या है वो पॉलिटिकल पार्टीज, किन आइडियोलॉजीज पर वो स्टैंड करती है।
63 में जॉन एफ कैनेडी मारे जाते हैं और उनके बाद एक और डेमोक्रेट यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं, लिंडन बी जॉनसन। एंड लिंडन बी जॉनसन ने जो शुरुआत या जिस काम की शुरुआत जॉन एफ कैनेडी ने की थी उसी को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी सिविल राइट्स मूवमेंट के अंडर जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उनको उनके राइट्स दिलाए, रेशियल सेग्रीगेशन को खत्म किया। सो सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एंड वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965, ये दोनों ही कानून दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर पिवटल इन द फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, अफ्रीकन अमेरिकन को उनके राइट्स दिलाने में ये दोनों ही लेजिस्लेशन बड़ी इंपॉर्टेंट मानी। इसके साथ साथ इंट्रोड्यूस्ड ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम एम्ड एट एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड रेशियल इनजस्टिस। तो जो पिछड़े समुदाय हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है, मैक्सिकन है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे अमेरिका, उनको उनके राइट्स दिलाने में इन एक्ट्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट सिर्फ उनके राइट्स ही नहीं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनको एक्सपैंड किया गया और इनके जो बच्चे हैं उनको भी उस नेट के अंडर लाया गया कि उनको एजुकेशन मिल पाए। ये ऑपरेस्ड कम्युनिटीज जो हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाए, वो भी इंश्योर किया गया। तो जॉन एफ कैनेडी ने जो काम शुरू किया था, लिंडन बी जॉनसन ने उसी को आगे बढ़ाया, इनफैक्ट उसको एक्सपैंड किया। इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, बाराक ओबामा, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। और बाराक ओबामा की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने भी जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको उनके राइट्स दिलाने में बहुत हेल्प की। इनफैक्ट he became the first non-white president in American history, first president of color in American history, which was historical in its own context. So enacted the Affordable Care Act. इसको ओबामा केयर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर उन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव्स कंडक्ट किए कि जो ऑपरेस्ड कम्युनिटीज है, डिसएडवांटेज सेक्शंस है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनको भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंडर लाया जा सके। सो अफोर्डेबल केयर एक्ट टू इंक्रीज हेल्थ केयर एक्सेस फॉर मिलियंस ऑफ अमेरिकन। तो जो अमेरिका में एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें बाराक ओबामा का एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही मेजर रोल रहा है। फोकस्ड ऑन प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज, एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग हो गए या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, यहां पर भी उनका एक बहुत प्रोएक्टिव रोल देखने को मिला। तो प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज, बी इट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, या फिर आप बात कर लीजिए क्लाइमेट चेंज या इमिग्रेंट्स, इन सभी एरियाज में काफी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में लाई गई। एंड ये वो भी टाइम है जब अमेरिका एक और रिसेशन के दौर से गुजर रहा था। 2008 में अमेरिका में दोबारा से रिसेशन आई थी। उस रिसेशन से अमेरिका को बाहर निकालने में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल रहा है। सो अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट, अमेरिका में बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंक्स दे क्रम्बल्ड, बैंकरप्ट हो गए थे, वहां पर एक फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना, वहां पर अमेरिकन इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करना, उसकी जिम्मेदारी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे ही थी। और वहां पर उन्होंने अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके थ्रू फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किए और अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव किए। सो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो स्लेवरी को प्रमोट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, वहां से लेकर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आते आते आई एम श्योर आपने रियलाइज किया होगा कि कितना इवॉल्व कर गए हैं, कितना सोशली प्रोग्रेसिव इस पार्टी की अप्रोच हो गई है। इनफैक्ट बाराक ओबामा, जो खुद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से आते थे, फर्स्ट कलर्ड प्रेसिडेंट, मतलब जो अश्वेत लोग होते हैं, नॉन वाइट पीपल इन अमेरिका, उनको कहा जाता है पीपल ऑफ कलर। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखेंगे कमला हैरिस, शी इज ऑल्सो अ वुमन ऑफ कलर, उनको
प्रमोट किया जा रहा है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में बाय द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। सो दिस वाज अबाउट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। बट अभी रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी भी बची है। इसको कैसे एस्टैब्लिश किया गया? हमने इनिशियली थोड़ा तो समझ लिया था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी देवर इन फेवर ऑफ स्लेवरी, वो चाहते थे स्लेवरी परसिस्ट करे। क्यों? क्योंकि उनका जो वोट बैंक था, ज्यादा पॉपुलर जो थे वो एग्रेरियन इकोनॉमीज में ज्यादा थे। तो और एग्रेरियन इकोनॉमीज जो थी वो स्टेट्स, वो टेरिटरीज जहां पर एग्रीकल्चर का प्रेडोमिनेंस था, वो स्टेट्स और वो टेरिटरीज वहां पर स्लेवरी परसिस्ट करती थी, स्लेवरी को प्रमोट किया जाता था। तो इसी वजह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी उसके सपोर्ट में थी। लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर्स, वो रिप्रेजेंटेटिव जो नदर्न स्टेट से आते थे, जहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी, जहां पर मॉडर्न डे इंडस्ट्री लगाई जा चुकी थी, जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, देवर अपोजिंग स्लेवरी। एंड इनफैक्ट 1854 में एक एक्ट लाया जाता है, कैंसस नेब्रास्का एक्ट। इनिशियली अमेरिका जो बसा हुआ था वो बसा था यहां पर ईस्ट में। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर, यहां पर 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी वो यहां पर ईस्ट कोस्ट पर बसी हुई थी, 13 कॉलोनीज। धीरे धीरे करके क्या हुआ, अमेरिका का एक्सपेंशन होता है, और वो एक्सपेंशन जो होता है वो वेस्टवर्ड होता है, यहां वेस्ट की तरफ। अब जब वेस्ट की तरफ अमेरिका एक्सपैंड करता है तो नई नई टेरिटरीज अमेरिका में शामिल होती हैं। अब जो सदर्नर्स थे, जो सदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो ये चाहते थे कि स्लेवरी ना केवल सदर्न स्टेट में एग्जिस्ट करे, बल्कि इसके साथ साथ जो नई टेरिटरीज अमेरिका का हिस्सा बन रही है वहां भी इसे एक्सपैंड किया जाए, स्पेशली कैंसस एंड नेब्रास्का। तो ये जो नई टेरिटरीज अमेरिका का हिस्सा बन रही है टू द वेस्ट, यहां पर भी स्लेवरी को एक्सपैंड किया जाए। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव जो नदर्न स्टेट से आते थे, उन्होंने इसका अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप कैंसस नेब्रास्का एक्ट लेकर आते हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टी को लीव कर देंगे, हम इसको अपोज करेंगे। सो दे वर एंटी स्लेवरी। और जब 1854 में ये एक्ट लाया गया तो जो नदर्न रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को लीव कर दिया, और वहां से जन्म लेती है एक नई पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज द रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी। आप सोचिए, स्लेवरी को अबॉलिश करना मतलब देवर एंटी व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। भाई अगर दास प्रथा है, स्लेवरी है, तो मतलब व्हाइट मैन सुप्रीमेसी है। अगर आप स्लेवरी को अपोज कर रहे हैं, आप स्लेवरी को खत्म करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स आप व्हाइट मैन सुप्रीमेसी में नहीं बिलीव रखते, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। वहां से शुरुआत हुई थी रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की। आज डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं, ही इज एसोसिएटेड विद व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज आल्सो कम अ फुल सर्कल। ठीक है। सो कैंसस नेब्रास्का एक्ट वाज फॉर एक्सपेंडिंग स्लेवरी इनटू न्यू टेरिटरीज। तो वेस्ट की तरफ जो नई टेरिटरीज आ रही थी, कैंसस नेब्रास्का, वहां पर स्लेवरी को एक्सपैंड करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। सो इट इमर्ज्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द डेमोक्रेटिक पार्टी स्टैंड्स ऑन स्लेवरी। तो रिपब्लिकन पार्टी को जो एस्टैब्लिश किया गया, इट वाज इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द स्टैंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इन फेवर ऑफ स्लेवरी। इसीलिए रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया। और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश करने में सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है एब्राहम लिंकन। इनफैक्ट एब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट भी थे। मतलब रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी से जो पहले प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, वो एब्राहम लिंकन ही थे। एंड एब्राहम लिंकन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन अमेरिकन हिस्ट्री, one of the most popular, one of the most recognized president in American history. In fact, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका को एकजुट रखा। 1861 सिविल वॉर, उस सिविल वॉर के थ्रू ना केवल स्लेवरी को अबॉलिश करवाया, बल्कि अमेरिका को एक रखा, अमेरिकन यूनियन को इंटीग्रेटेड रखा। सो द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट
He is revered for his role in preserving the union and abolishing slavery. तो slavery खत्म करवाई और अमेरिकन यूनियन को एकजुट रखा थ्रू द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या है, अभी जब डिटेल में हम बात करेंगे एब्राहम लिंकन के बारे में, तब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा. इनके अलावा रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सपैंड करने का जो क्रेडिट जाता है वो हॉरेस ग्रीली और विलियम सीवर्ड को भी जाता है. तो ये दोनों भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिन्होंने रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, एंटी स्लेवरी की इसकी आइडियोलॉजी है, दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ मैन, दे बिलीव्ड इन सिविल राइट्स, लिबर्टीज. इस फिलॉसफी को एक्सपैंड करने का जो क्रेडिट जाता है वो इन लोगों को भी जाता है. सो द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स एंड अर्ली आइडियल्स जिनके बारे में अभी हमने बात की है, एंटी स्लेवरी, सिविल राइट्स, इक्वालिटी, liberty, they stood for all that. So advocated for a strong federal government to unify the country and abolish slavery. तो ये वो लोग थे जो ये मानते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनियन को एकजुट रख पाएगी. एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्लेवरी को अबॉलिश कर पाएगी. ये वो थे. और ये नॉर्दर्न स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे. नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या था? नॉर्दर्न स्टेट्स में कैपिटलिज्म था. वहां पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था. सो दे सपोर्टेड एंड बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेजिस्फेयर, सपोर्टेड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ. तो ये अमेरिकन इंडस्ट्री उसको प्रमोट कर रहे थे. ये प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब यह है इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा देना, जिससे अमेरिका की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे जो अमेरिकन गुड्स हैं जो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा बनी रहे. सो दे बिलीव्ड इन फ्री कैपिटल मार्केट, दे बिलीव्ड इन मार्केट इकोनॉमी. ये वो लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस करे मार्केट के साथ. पोजिशन देमसेल्व्स एज पार्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वैल्यू. तो प्रोग्रेसिव वैल्यू तो मैंने आपको समझाई, एंटी स्लेवरी, लिबर्टीज, सिविल राइट्स, इक्वालिटी, ये उसमें बिलीव रखते थे. दिस वाज द फाउंडिंग आइडियोलॉजी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. अब अगर हम बात करते हैं इनके सपोर्ट बेस के बारे में, सो ऑब्वियसली इनका जो सपोर्ट बेस था वो नदर्न टेरिटरीज में ज्यादा था, वो इन रीजन्स में ज्यादा था जहां पर इंडस्ट्रीज आ गई थी, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था. इनका सपोर्ट बेस उन लोगों में ज्यादा था जो लिबर्टीज, लिबरल वैल्यूज, इक्वालिटी, फ्रीडम उसमें बिलीफ रखते थे, मॉडर्न डे वैल्यूज में बिलीफ रखते थे. सो दे गेन सपोर्ट फ्रॉम नदर्न इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट, became associated with principles of liberty and equality, position themselves as a progressive alternative to democratic party. 1850s के दौर के बाद से ही अमेरिका की हिस्ट्री डोमिनेटेड रही है इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी और इनकी कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज. 1850s के दौर में जहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी स्लेवरी को सपोर्ट कर रही थी, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी पे चल रही थी, एग्रेरियन इकोनॉमी और एग्रेरियन स्टेट्स को प्रमोट कर रही थी और चाहती थी कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दी जाए, वहीं पर रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी. ये लिबरल वैल्यूज में बिलीव रखते थे, ये लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी में बिलीव रखते थे. ये चाहते थे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, ये चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके और अमेरिका को एकजुट रख सके. तो दे पोजिशन देमसेल्व्स एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी. अब रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही एब्राहम लिंकन, द मैन हिमसेल्फ, एब्राहम लिंकन, जिन्होंने ना केवल रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश करने में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, इनफैक्ट इन्होंने सिविल वॉर के दौर में अमेरिका को एकजुट रखा और स्लेवरी को अबॉलिश किया. एज वी वर टॉकिंग अबाउट इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन
ये एब्राहम लिंकन बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस 1861 से 1865 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। ये वही दौर है जब अमेरिका में सिविल वॉर भी होती है। उस दौर में ये एक प्रोक्लेमेशन लेकर आते हैं, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। उस प्रोक्लेमेशन के अंडर इन्होंने जितने भी स्लेव्स थे उन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई स्लेवरी अबॉलिश हो गई है अमेरिका से और जितने भी स्लेव्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। दैट वाज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। सो अगर आप बात करते एब्राहम लिंकन का स्लेवरी को खत्म करने में और अमेरिका को एकजुट रखने में, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन क्रिएट करने में इनका प्राइमरी रोल रहा है। प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनियन, यूनियन को प्रोटेक्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन को प्रमोट किया, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रमोट किया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लेकर आए। आगे चलकर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 13 अमेंडमेंट होता है और 13 अमेंडमेंट के थ्रू परमानेंटली अमेरिका में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लाया जाता है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद 1865 में 13th अमेंडमेंट होता है जिसके थ्रू अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनली स्लेवरी को खत्म कर दिया जाता है। नेशनल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ये नदर्न स्टेट से आते थे जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, जहां पर इंडस्ट्री लग रही थी, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव रखा करते थे, इसी वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए नेशनल बैंकिंग सिस्टम भी इन्होंने क्रिएट किया। और इन्हीं के दौर में पहली बार फॉर द इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट यूएस पेपर करेंसी भी प्रिंट की गई। तो पेपर करेंसी जो आज की तारीख में आप यूएसए में देखते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग की गई थी पूरी कंट्री के लिए, कंट्री वाइड, वो इन्हीं के दौर में की गई थी। इनफैक्ट इनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, इनकी प्रोग्रेसिव सोच, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट और स्लेवरी को अबॉलिश करने की जो इनकी अप्रोच थी, इसी वजह से आगे चलकर इन्हें असैसिनेट भी किया गया। सो ही वाज आल्सो मर्डर्ड, असैसिनेटेड। नेक्स्ट इन लाइन इज थियोडोर रूजवेल्ट। He was also somebody who was very progressive in his thoughts, बड़े प्रोग्रेसिव थे। इनफैक्ट धीरे धीरे करके फ्री मार्केट अप्रोच की वजह से अमेरिका में मोनोपोली आने लग गई थी, अमेरिका में यूनियंस बनने लग गए और इन यूनियंस की वजह से कंपटीशन जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा था। एंड अल्टीमेटली सफर कौन करता था? आम जनता, आम लोग। तो इन्होंने इन यूनियंस को डिसमेंटल किया, इन्हें खत्म किया, जिससे कंपटीशन को प्रमोट किया जा सके। एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस जो हैं उनको डिसमेंटल किया, उनको खत्म किया, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए। सो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे मोनोपोलीज को खत्म किया जा सके, जिससे जो कॉर्पोरेशंस बन जाती है, जो ग्रुप्स, यूनियंस, ट्रस्ट बन जाती है, उनको ब्रेक किया जा सके। इसके साथ साथ ही वाज आल्सो समबडी हु वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट। हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की, 1901 से लेकर 1909 के दौर में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन ही वाज अ फर्म बिलीवर इन कंजर्विंग एनवायरमेंट। इन्होंने अमेरिका में यूएस फॉरेस्ट सर्विस उसको एस्टैब्लिश किया और इसके साथ साथ मोर देन 200 मिलियन एकर्स, 200 मिलियन एकड़ से ज्यादा अमेरिकन लैंड, अमेरिकन एरिया को प्रोटेक्टिव जोन्स डिक्लेयर किया। जैसे हमारे यहाँ होते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऐसे इन्होंने रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, नेशनल फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किए टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ ही इज आल्सो क्रेडिटेड विद स्ट्रेंथनिंग द यूएस नेवी। आपको पता है, यह कहा जाता है कि जिस भी कंट्री की नेवी स्ट्रांग है, जिसने भी ओशंस के ऊपर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली, वो पूरी दुनिया पे राज करता। इनफैक्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स है। अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूं तो ब्रिटेन हैड अ नेवल सुपीरियोरिटी। ब्रिटेन के साथ साथ और भी यूरोपियन पावर्स हैं जो पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए निकली थी, लेकिन वो ब्रिटेन को हरा नहीं पाई। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं इंडिया में, इंडिया वाज अ वेरी प्राइज्ड पोजीशन फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश एम्पायर में भारत की जो भूमिका थी, जो रोल था एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ मनी, ऑल ऑफ दैट, वो बड़ा प्रोमिनेंट था। लेकिन ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास नेवल सुपीरियोरिटी थी। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के एरा में और उसके बाद भी
जब यूएसएसआर खत्म हो गया, पूरी दुनिया में एक ही मेजर डोमिनेटिंग पावर रही, वो रही अमेरिका। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था द नेवल सुपीरियोरिटी ऑफ अमेरिका। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में अमेरिका के नेवल बेसिस हैं, ये हेल्प करते हैं उसके डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने में। ये हेल्प करते हैं कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका का कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके जंगी जहाज आसपास ही मौजूद हैं, दे कैन रिएक्ट, दे कैन अटैक। सो अगर हम बात करते हैं थियोडोर रूजवेल्ट, ही वाज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, अ वेरी प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट, जिन्होंने नेवल सुपीरियोरिटी को एस्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनिशियल। सो ही स्ट्रेंथन द नेवी, और इसी की वजह से यूएस से आगे चलकर एक ग्लोबल पावर भी बनता है बिकॉज ऑफ नेवल सुपीरियोरिटी, और उसमें क्रेडिट जाता है थियोडोर रूजवेल्ट को। देन इफ यू टॉक अबाउट ड्वाइट डी आइजनहावर, अगेन ये वो दौर है 1953 से 61 का, जब कोल्ड वॉर ब्रू कर रही है, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो रही है। अमेरिका में टाइम ऑफ टर्बुलेंस है, सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही है, अमेरिका को रिकंस्ट्रक्ट करना है, अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकर आना है जिससे अमेरिका और तेजी से ग्रो कर पाए। उस दौर में ड्वाइट आइजनहावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। इन्होंने ना केवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, इन्होंने अमेरिका में हाईवे कंस्ट्रक्शन, तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको इनिशिएट किया। इसके साथ साथ कोल्ड वॉर के एरा में इन्होंने यूएसएसआर को काउंटर भी किया, अमेरिका को स्ट्रेंथन भी किया। और क्योंकि 1950s और 60s ये वो दौर है जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, तो वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए भी इनिशिएटिव। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जहां पर इंटरस्टेट हाईवे बिल्ड किए गए। ये कहा जाता है जिस कंट्री में जितने बेटर हाईवे होते हैं उसकी इकोनॉमी उतना ही प्रोग्रेस करती है, क्योंकि इंटरनल ट्रेड जो होती है वो ज्यादातर हाईवेज के थ्रू होती है, ट्रक्स के थ्रू होती है। तो इन्होंने इंटरस्टेट हाईवेज उनका कंस्ट्रक्शन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी और तेजी से ग्रो होने लग गई। सिविल राइट्स मूवमेंट, अरकांसस में लिटिल रॉक एक जगह है, वहां पर इन्होंने फेडरल ट्रूप्स को भेजा, जिससे स्कूल्स में जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव किया जा रहा था, रेशियल सेग्रीगेशन किया जा रहा था, उसको खत्म किया जा सके, इक्वालिटी स्टैब्लिश की जा सके। इसके साथ साथ कोल्ड वॉर एरा की पॉलिसीज, इन्होंने इंश्योर किया कि न्यूक्लियर पावर में अमेरिका यूएसएसआर से आगे निकल जाए। जो अमेरिका में न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग हुई उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ड्वाइट आइजनहावर को। सो एडवोकेटेड फॉर अ रोबस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन व्हाइल एक्सपेंडिंग अमेरिकाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो अमेरिका के पास जो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर के केस में वो पूरी दुनिया को लीड करता है, ड्वाइट आइजनहावर इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। क्योंकि उस दौर में जहां पर न्यूक्लियर हथियारों की एक होड़ लगी पड़ी थी, वहां पर अमेरिका को एक एडवांटेज दिलाना यूएसएसआर के ऊपर, वो काम इन्होंने किया। हालांकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए, वो सारी बातें चल रही हैं, बट न्यूक्लियर पावर की अगर बात की जाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात की जाए, तो अमेरिका को न्यूक्लियर कैपेबल बनाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। देन वी हैव रिचर्ड निक्सन, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनमें एक बड़ा नाम है रिचर्ड निक्सन का भी। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की बात कर लीजिए, फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए, इनफैक्ट रिचर्ड निक्सन के दौर में ही अमेरिका के चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। इनसे पहले यूएस और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थे, तो इन्हीं के दौर में 1972 में यूएस और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट किए गए। इसके साथ साथ जैसा भी हमने देखा ड्वाइट आइजनहावर के दौर में जो आर्म्स रेस है उसमें अमेरिका काफी आगे निकल गया, बाकी कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू किया। एंड देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा जब ये खतरा मंडरा रहा था कि यूएसएसआर या यूएस से एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता, और अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो शायद ये दुनिया एग्जिस्टेंस में रहती नहीं। उस दौर में ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है इसको डिफ्यूज करने के लिए सॉल्ट वन ट्रीटी भी इन्हीं के दौर में साइन की गई थी।
सो चाहे आप बात कर लीजिए इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की, तो इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उसको स्टैब्लिश किया। क्लीन एयर एक्ट वो ये लेकर आए टू कंजर्व द एनवायरमेंट। इसके साथ साथ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनकी शुरुआत की, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर एक डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट हुआ। उसके बाद ही आपको दिखाई देगा कि चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पर धीरे धीरे करके उभरता है। तो चाइना के साथ 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, और ये जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा था उस खतरे को डिफ्यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए सॉल्ट वन ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन की गई, वो भी इन्हीं के दौर में की गई थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इन लाइन इज रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन दो इंपॉर्टेंट वजह से बहुत ज्यादा रेनाउंड है। एक है रीगनॉमिक्स। रीगनॉमिक्स का मतलब है रीगन के दौर में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उन्हें कहा जाता है रीगनॉमिक्स। और दूसरा, रोनाल्ड रीगन का ही वो दौर है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा, यूएसएसआर टूट जाएगा। 1989 तक ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, और 1989-1919 आते आते ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो ये कहा जाता है कि रोनाल्ड रीगन की जो डिफेंसिव पॉलिसीज थी वो एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ। सो इज नोन फॉर रीगनॉमिक्स। रीगनॉमिक्स में इन्होंने जो टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स हो पर्सनल इनकम के ऊपर या कॉर्पोरेट टैक्स हो, उनको मिनिमाइज किया। इसके साथ साथ डी रेगुलेशन, तो टैक्स कट किए गए पर्सनल इनकम पर भी, कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम पर भी, कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं। इसके साथ साथ डी रेगुलेशन किया गया, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो अपनी शॉप स्टैब्लिश कर सके, फंक्शन कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने स्टिमुलेट किया इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ही वाज प्रमोटिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे कहा जाता है, आप कह सकते हैं, नियो इकोनॉमिक्स, नई तरीके की, या नियो लिबरलिज्म, नियो लिबरल फिलॉसफी की दोबारा से, क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा रहा जहां पर अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया। हमने देखा था 1929 के एंड में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई? ये माना जाता था क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया गया, लेजिस फेयर की फिलॉसफी को अपनाया गया, इस वजह से। उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स आए उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट करना शुरू किया, उसके लिए कानून बनाए। बट अब दोबारा से रोनाल्ड रीगन के दौर में नियो लिबरलिज्म की फिलॉसफी वापस आई। प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली फंक्शन करने दिया जाए। तो ये चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर और ज्यादा अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तो इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया, टैक्स रेट्स में कट किया, इसके साथ साथ डी रेगुलेशन किया, जिससे प्राइवेट सेक्टर को और प्रमोट किया जा सके। तो इसे कहा जाता है नियो लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म की फिलॉसफी जो है वो रोनाल्ड रीगन ने प्रमोट की। इसके साथ साथ कोल्ड वॉर एरा इन्हीं के दौर में एंड होता है। इन्होंने यूएसएसआर का जो एम्पायर था उसको कहा ईविल एम्पायर। तो यूएसएसआर को, सोवियत संघ को, इन्होंने ईविल एम्पायर के नाम से बुलाया था। और इनकी डिफेंसिव पॉलिसीज जो हैं उन्हीं की वजह से ये कहा जाता है कि इनकी डिप्लोमेसी, इनकी डिफेंसिव पॉलिसीज, उसी की वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और कोल्ड वॉर खत्म होती है। जिनको कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। कोल्ड वॉर वो दौर है जहां पर पूरी दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां हुआ करती थी, सुपर पावर्स। वन वाज यूएसए, द अदर वाज यूएसएसआर। एक दूसरे को काउंटर करना चाहती थी। 1989-1990 आते आते यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, उसका विखंडन हो गया, और उसके बाद एक ही सुपर पावर रह गई, वो थी अमेरिका। फॉर गुड 20 ईयर्स, 20-25 साल तक पूरी दुनिया यूनिपोलर रही। यूनिपोलर का मतलब है एक ही महाशक्ति थी, यूएस। अब दोबारा से जो दुनिया है वो ना केवल बायपोलर बल्कि मल्टीपोलर बनती हुई नजर आ रही है। भाई बीच में आपने देखा होगा कि यूएसए और चाइना के बीच में इश्यूज चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, ट्रेड वॉर चल रही थी। अब चाइना यूएसए को काउंटर करता है ग्लोबल लेवल पर, लेकिन अब धीरे धीरे करके मल्टीपोलैरिटी आ रही है। ना केवल यूएसए एक सुपर पावर है, चाइना भी एक सुपर पावर बन रही है, रशिया का भी दोबारा से राइज हो रहा है, इंडिया भी एक रीजनल पावर के तौर पर राइज हो रही है। यूरोप में अगर आप जाएंगे, जर्मनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यूरोप में, सबसे बड़ी मेजर इकोनॉमी है यूरोप की। तो मल्टीपोलैरिटी आ रही है धीरे धीरे। बट
फॉर गुड 2 डेकेड्स अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, एक तरीके से डोमिनेट किया। तो वो इसी रोनाल्ड रीगन के दौर के बाद देखने को मिला। इनफैक्ट उन्होंने इमिग्रेंट्स जो है उनको भी सपोर्ट किया, और 3 मिलियन से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे, उनको सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की। ठीक है, सो साइन द इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल एक्ट विच ग्रांटेड एमनेस्टी टू नियरली 3 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। तो लगभग 30 लाख अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को एमनेस्टी प्रोवाइड की गई, अमेरिका में रहने का अधिकार दिया गया और धीरे धीरे करके सिटीजनशिप ऑफर की गई। सो दीज वर द अचीवमेंट्स अंडर हिज प्रेसिडेंसी। देन जॉर्ज H.W. बुश, आपने नाम सुना होगा जॉर्ज बुश का। वो थे जॉर्ज बुश जूनियर, जो इनके बाद हम देखेंगे। ये है जॉर्ज बुश सीनियर। तो ये जॉर्ज बुश जूनियर के फादर थे, ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे रिपब्लिकन पार्टी से। अब अगर मैं बात करता हूं जॉर्ज बुश सीनियर की, तो इनके दौर में गल्फ वॉर हुई। यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन उसी दौर में इराक ने इन्वेड किया कुवैत को, और अमेरिका गल्फ कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था फॉर एनर्जी सप्लाईज, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। ऑयल सप्लाई के लिए ये गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, और इसी वजह से जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, इन्वेड किया, तो ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे। अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में थी, और इसी वजह से इन्होंने इराक को काउंटर किया और मजबूर किया कि वो अपने फोर्सेस को कुवैत से वापस बुलाए। तो गल्फ वॉर जो हुई वो इन्हीं के दौर में हुई थी। इसके साथ साथ अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, अमेरिका में जो दिव्यांग जन थे, स्पेशल पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, जिन्हें हम डिसेबल्ड भी कहते हैं, तो अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये एक्ट लेकर आए जिससे डिसेबल लोगों को, दिव्यांग जनों को, स्पेशली एबल्ड लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड किए जा सके, उनको भी अमेरिकन सोसाइटी में इंक्लूसिविटी प्रोवाइड की जा सके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना। एंड ये वो भी दौर है जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो रहा था। 1992 रियो अर्थ समिट उसी के टाइम का दौर है। तो इन्होंने इन्वायरमेंट पर भी फोकस किया। इस समय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था, जहां पर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, उसको रोकना है, उसके लिए फंक्शन किया गया। तो इन्होंने इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को भी प्रमोट किया, जहां पर क्लीन एयर एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया। इसके साथ साथ ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, की ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सकता। तो इन्वायरमेंट पर भी इनका फोकस खास रहा। इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिनको पूरी दुनिया ही रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि ये वो दौर है जब अमेरिका के ऊपर अटैक होता है, अलकायदा का अटैक होता है, 9/11 बहुत सारे लोगों की जान जाती है, और उसके बाद ही अमेरिका टेरर के ऊपर वॉर डिक्लेयर करता है, और अफगानिस्तान और इराक दोनों को ही इन्वेड किया जाता है। सो रिस्पॉन्स टू 9/11 अटैक्स वो इन्हीं के दौर में आया। 9/11 जो हुआ था इन्हीं के दौर में हुआ था। वॉर ऑन टेरर इन्होंने डिक्लेयर की, अफगानिस्तान और इराक दोनों को इन्वेड किया गया। इसके साथ साथ डोमेस्टिक पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं, तो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट आया था 2002 में, जिसका पर्पस ये था कि सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी उनको मिलनी चाहिए। तो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट जो लाया गया, मेजरली एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया। इसके साथ साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन उन्हें मिले, अकाउंटेबिलिटी स्कूल्स की इंक्रीज की जा सके, और मेडिकेयर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसके एक्सपेंशन के लिए भी इनकी गवर्नमेंट ने काफी फंक्शन किया। एंड अगर हम बात करते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी हमने बात की थी अभी बाराक ओबामा के दौर में, कि बाराक ओबामा की गवर्नमेंट ने यूएसए को इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से बाहर निकाला। वो इकोनॉमिक रिसेशन की जो स्टार्टिंग हो रही थी, वो स्टार्टिंग इन्हीं के दौर में भी 2008 में। तो यहां पर इमरजेंसी इकोनॉमिक मेजर्स इन्होंने लिए, क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बड़े बड़े बैंक लाइक लीमन ब्रदर्स वो एकदम से धराशाही हो गए थे। तो वहां पर इमरजेंसी मेजर्स लेने थे, वो इन्होंने लिए, जहां पर
ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। एंड फाइनली दोबारा से यूएसए के प्रेसिडेंट की रेस में डोनाल्ड ट्रंप हैं। इससे पहले भी ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, वो भी रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ही बने थे 2017 से 2021 तक। और अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एरा को, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल रहा है, जो उनका एरा रहा था एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वहां पर टैक्स कट्स और डीरेगुलेशन इन्होंने भी न्यू लिबरलिज्म की फिलॉसफी को और आगे बढ़ाया। पर्सनल इनकम टैक्स हो या फिर मेजरली कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, उनको कम किया। सो टैक्स कट और डीरेगुलेशन उसके लिए इन्हें जाना जाता है। टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट ऑफ 2017 ये लेकर आए थे। इसके साथ साथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस को अपॉइंट करवाया, जहां पर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेसिक आइडियोलॉजी है वो चेंज होती हुई नजर आई थी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की तरफ, जो इस समय रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की भी आइडियोलॉजी है। तो एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, उस आइडियोलॉजी के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करवाया गया था यूएस की सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यह कहा गया कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की भी जो अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी इन 3 अपॉइंटमेंट की वजह से। इसके साथ साथ अमेरिका फर्स्ट इसकी अप्रोच ये लेकर आए थे, जहां पर इन्होंने रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाया। रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब यह है कि ये अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज भी इन्हें कहा जाता है, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो भी सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उसका प्राइस बढ़ जाए, और अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो महंगा बिकेगा, और अगर महंगा बिकेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये अमेरिका फर्स्ट इस पॉलिसी के लिए भी जाने जाते हैं। इनिशिएटिंग अ ट्रेड वॉर विद चाइना, तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, जहां पर इन्होंने चाइना से आने वाला सामान जो इंपोर्ट किया जा रहा था उस पर या तो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी या फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो यहां पर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर की शुरुआत हो जाती है, जिसे यह भी कहा गया था कोल्ड वॉर 2.0, कि जो कोल्ड वॉर पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ करती थी, अब वही कोल्ड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के साथ भी यूएसए के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए इन्होंने एक एफर्ट लिया था, जहां पर ये गए थे नॉर्थ कोरिया, वहां पर नॉर्थ कोरिया के जो प्रीमियर है उनसे मिलकर भी आए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन अमेरिका और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या रही हैं, और कौन कौन से फेमस मेजर प्रेसिडेंट्स हुए हैं। बट लेट्स कम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट इशू जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अगर आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में भी जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के चुनाव, वहां पर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का डोमिनेंस देखने को मिलता है। वन इज बीजेपी, सेकंड इज कांग्रेस। वहीं पर अगर आप देखते हैं यूएस से, तो वहां पर भी आपको 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स। सो देयर हैज टू बी सर्टेन सिमिलैरिटीज बिटवीन द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और ये जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज है, 2 यूएसए में, 2 इंडिया में, इनकी आइडियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं कुछ कन्वर्जेंस देखने को मिलता जरूर होगा। लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट पॉइंट ऑफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की, इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन अमेरिका एंड इंडिया, अगर भारत और अमेरिका में जो राजनीतिक एक संरचना है उसको आप समझिए, तो दोनों में ही आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अमेरिका बीइंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अमेरिका को ही माना जाता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब तो दोनों में ही एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जिस वजह से आपको ग्लोबल लेवल पर इस समय इंडिया और यूएसए में कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो लगभग एक जैसी देखने को मिलती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर। जैसे अगर आप बात करते हैं इंडो चाइना का रीजन या इंडो पैसिफिक का रीजन, दोनों ही ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए।
दोनों ये बात करते हैं कि ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ग्लोबल कन्वेंशन जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। दोनों ही चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दैट इज वाई वो कन्वर्जेंस आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम। ऑल दो अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है और इनके अलावा कोई तीसरी पार्टी का आप नाम नहीं सुनते, बट ऐसा नहीं कि अमेरिका में लोकल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, एग्जिस्ट करती है, बट वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं। तो वहां पर आपको दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलते हैं, उन्हीं का नाम आप सुनते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं, वन इज कांग्रेस, द अदर वन इज बीजेपी। बट इंडिया में रीजनल पार्टीज इवॉल्व कर रही हैं। इनफैक्ट हमारे यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत बार नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को रन करने के लिए इनका डिपेंडेंस आ जाता है इन रीजनल पार्टीज के ऊपर। जैसे यूपीए ने जब 10 साल सरकार चलाई 2004 के आसपास से 2014 तक, तो यहां पर इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से गवर्नमेंट को चलाया गया था। अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो बीजेपी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली, वो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इमर्जेंस, इवोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू यूएसए। यूएसए में भी रीजनल पार्टीज है, लेकिन ये रीजनल पार्टीज मोर और लेस दे आर अलाइंड विद दीज टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मोर और लेस इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी से मिलती है और ये इसी वजह से उनके साथ अलाइन हो जाती है। बट हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन इस मल्टी पार्टी सिस्टम में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ही डोमिनेट करती हुई नजर आती है जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल की इलेक्शंस की, जब हम बात करते हैं लोकसभा के चुनाव की। फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे इंडिया में भी नियो लिबरलिज्म की अप्रोच ही चल रही है। नियो लिबरलिज्म, जहां पर अगर आप बात करेंगे द प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो इस समय हमारी सरकारें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, नियो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं इंडिया, इंडस्ट्रियल सेटअप इंडिया में बढ़ाया जा रहा है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है। सो फ्री मार्केट इकोनॉमी, नियो लिबरलिज्म, उसको आज बीजेपी की गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट कर रही है। ऐसे रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप बात करेंगे, रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो भी नियो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीफ रखती है, वो भी टैक्स रेट्स कम करने की आइडियोलॉजी में बिलीफ रखती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए मार्केट में, उसमें बिलीफ रखती है। तो वहां पर कन्वर्जेंस दिखाई दे जाता है आपको, दोनों का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक जैसी आइडियोलॉजी पे चल रहा है, वो दिखता है। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर, कोई भी गवर्नमेंट आज की तारीख में, कोई भी गवर्नमेंट सरकार में आएगी, वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रही। अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो यूपीए की सरकार जो थी वो लेकर आई मनरेगा, यूपीए की सरकार मनरेगा को लेकर आई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके थ्रू लोगों को 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। वहीं अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर वो कन्वर्जेंस, वो आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस पॉलिटिकल पार्टीज में दिखाई देता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। नेशनल सिक्योरिटी, आज की तारीख में आप बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की, दे हैव बीन प्रायोरिटाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। आप बात करें रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की अमेरिका में, इन्होंने भी प्रायोरिटाइज किया है नेशनल सिक्योरिटी को। तो दोनों ही कंट्रीज में अगर आप देखेंगे नेशनल लेवल पर, तो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया गया है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं बीजेपी और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी आइडियोलॉजी में ये प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम और बारीकी से थोड़ा और निटी ग्रिटी में जाके एनालाइज करें कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इनमें किसकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक और किसकी आइडियोलॉजी रिपब्लिकन से ज्यादा मिलती है, अगर थोड़ा और गहराई में जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो आइडियोलॉजी है ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, वो ज्यादा अलाइंड दिखाई देती है। मतलब इनकी जो विचारधारा, इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो एक दूसरे के जैसी ज्यादा दिखाई देती है। स्पेशली अगर आप बात करेंगे, दे हैड फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की अगर बात की जाए, इस समय एनडीए की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हेल्थ केयर को लेकर, बट
ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो वो कन्वर्जेंस आपको देखने को मिल जाएगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। वो इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि 2014 से पहले जो ज्यादातर हमारे यहां सरकारें रही, दे हैव बीन डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। या तो कांग्रेस ने डायरेक्टली गवर्नमेंट बनाई या कोalition गवर्नमेंट है, तो वहां पर कांग्रेस का एक डोमिनेंट रोल आपको देखने को मिलता ही था। तो इस वजह से भी, तो अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे, सोशल वेलफेयर हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज हो गई, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, यहां पर वो कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है। सपोर्ट प्रोग्राम्स टारगेटिंग पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी खत्म करने के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, जैसे अभी हमने बात की थी मनरेगा की। वहीं अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो सोशल सेफ्टी नेट्स, अभी हमने उसकी बात की थी। और ऐसे ही रिपब्लिकन पार्टी और बीजेपी, इनकी भी ट्रेडिशनल पॉलिसीज में एक कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, इनकी भी आइडियोलॉजीज में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जैसे एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, दोनों ही फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजिस्फेयर की फिलॉसफी उसको प्रमोट करती है। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए मार्केट इकोनॉमीज में वो मिनिमल होना चाहिए, उसमें बिलीफ रखती है। लोअर टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए हैं। बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स, जैसे अगर आप बात करें मेक इन इंडिया, तो बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स जो है वो इनिशिएट किए गए हैं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो रिपब्लिकन की अगर आप बात करेंगे तो प्रो बिजनेस पॉलिसीज वो भी लेकर आए हैं। इनफैक्ट अमेरिका फर्स्ट की जो आइडियोलॉजी थी, वहां पर भी अमेरिकन बिजनेस को प्रमोट करने की ही वो आइडियोलॉजी थी। जो टैक्स कट्स थे वो भी कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के लिए ही लाया गया था एक्ट। ऐसे ही हमारे यहाँ मेक इन इंडिया की जो इनिशिएटिव है मोदी गवर्नमेंट का, वो इसी चीज के लिए। ठीक है। अगर आप बात करते हैं नेशनलिज्म और डिफेंस पॉलिसीज को लेकर, तब भी आपको वो कन्वर्जेंस देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी की, तो यहां पर आपको दिखाई देगा दोनों ही मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने की तरफ काम करती आई हैं। अगर आप अभी देखेंगे एनडीए गवर्नमेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जा रहा है, डिफेंस में रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। बोथ एडवोकेट फॉर पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दोनों ये मानते हैं कि हमें हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाना है। पीस इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है हमारे पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पावर है तो कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक करने से पहले सोचेगी। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की जो ट्रेडिशनल परंपरागत आइडियोलॉजी रही है, चाहे आप रिपब्लिकन की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने यहाँ मिलिट्री रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो डिफेंस सेक्टर में करना है। क्योंकि अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो पीस तो ऑटोमेटिकली हम स्टैब्लिश करवा पाएंगे। ठीक है। तो दोनों की फॉरेन पॉलिसी जो है इट इज पीस थ्रू स्ट्रेंथ। BJP's approach to border issues, especially with China and Pakistan, reflects Republican priorities on security. तो दोनों में आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। वहीं अगर आप कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी रही है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स रही हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी रही है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा क्लोज नजर आती है। जैसे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज दे सपोर्ट डिफेंस पॉलिसीज बट एम्फसाइज डिप्लोमेसी एंड अलायंस बिल्डिंग। वहां पर आपको पीस थ्रू स्ट्रेंथ की पॉलिसी देखने को नहीं मिलती थी, वहां पर आपको देखने को मिलती थी कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स का ज्यादा यूज करना है, हमें आर्मी का मिनिमल यूज करना है, डिप्लोमेटिक चैनल्स का ज्यादा यूज करना है, हमें मल्टीपल अलायंस जो है वो बनानी है, मल्टीपल फोरम्स का इस्तेमाल करना है जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए। तो वो सिमिलैरिटी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अगेन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत वाटर टाइट चेंबर्स है। We are just comparing the political parties based on their traditional approaches and their traditional policies. जैसे अगर आप देखेंगे both have favored multilateralism in international relations. आज की तारीख में बीजेपी गवर्नमेंट भी मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई वाटर टाइट चेंबर्स हो गए कि नहीं कांग्रेस ने ये किया बीजेपी ने नहीं किया, बट हम ट्रेडिशनली इस बात को समझ रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच, किसकी आइडियोलॉजी किससे ज्यादा सिमिलर देखने को आपको मिलती है। तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट्स रही हैं या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जो यूएसए में, ये मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। ये कोशिश ये करती है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको डिप्लोमेसी और अलायंस बिल्डिंग के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। बट रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करती है,
इनकी कोशिश ये रहती है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि अपने आप को स्ट्रांग कर लो, पीस एस्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोशल पॉलिसीज और आइडेंटिटी पॉलिसीज की, तो वहां पर भी आपको डेमोक्रेटिक और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली ये इंक्लूसिव आइडियोलॉजी के साथ चले हैं, फोकसिंग ऑन माइनॉरिटी राइट्स एंड डाइवर्सिटी। तो अगर आप कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उनकी बात करेंगे, आइडियोलॉजी की बात करेंगे, तो वहां पर आपको डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, माइनॉरिटीज को उनके राइट्स दिलाना, इंक्लूसिव पॉलिसीज वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन सेकुलरिज्म इन पब्लिक पॉलिसीज, सेकुलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है, पंथ निरपेक्षता की आइडियोलॉजी, वो पॉलिसीज में देखने को मिल जाते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है। वहीं अगर आप बात करते हैं रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी की, तो वहां पर आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल वैल्यूज विद रिलीजियस एसोसिएशन। तो यहां पर आपको गवर्नमेंट और रिलीजियस एसोसिएशंस जो है उनके बीच में एक कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, एक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जो डेमोक्रेटिक और इंडियन नेशनल कांग्रेस इन पॉलिटिकल पार्टीज की अप्रोच में नहीं देखने को मिलता। जैसे अगर आप बात करते हैं रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, तो क्रिश्चियन वैल्यूज से वो ज्यादा जुड़ी हुई नजर आती है, उनको प्रमोट करती हुई नजर आती है। अगर आप बात करते हैं बीजेपी की, तो वो एम्फेसाइज करती है हिंदू हेरिटेज के ऊपर। तो वो सब देखने को आपको मिल जाता है। ये हो गई हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है या हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कन्वर्जेंस। सो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। इनफैक्ट अभी तक जिसको अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, कैसे टू पार्टी सिस्टम फंक्शन करता है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, इंडिया और अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कन्वर्जेंस है, अगर वो समझ में नहीं आया था तो इस एक वीडियो के थ्रू वो सब क्लियर हो गया होगा। ये सारा का सारा कंटेंट अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जीएस पेपर्स की अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में पूछी जाती है, और वहां पर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इनफैक्ट जीएस पेपर 2 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम को दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर करवाया जाता है, वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब न्यूज में चीजें कवर होती है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ये टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको ना केवल ये पीडीएफ बल्कि इसके जैसी और भी बहुत सारी पीडीएफ जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगी वो मिल जाएंगी। तो आप इन पीडीएफ को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन और मजबूत करना चाहते हैं, 28 अक्टूबर से शुरू हो गया फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। और ये फाउंडेशन बैच काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग और वीकली टेस्ट उन पर भी काफी एम्फसाइज किया जाएगा। एडमिशन लेते हुए एसी लाइव कोड यूज कर लीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। एडमिशन लेना कैसे, आपको जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर, गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर आप लॉगिन कर लेंगे। जब आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर लॉगिन कर ले तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे बैचेस। तो फाउंडेशन बैच भी है, हिंदी का फाउंडेशन बैच भी है, ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी वाला। ऑप्शनल के बैचेस भी है, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना हो उस सेक्शन पर चले जाना। जब आप उस सेक्शन पर पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे बैचेस दिखने लग जाएंगे, सारे बैचेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है उस बैच पर जाइएगा, बाय नाउ पर जाइएगा। बाय नाउ पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑफर कोड अवेलेबल है, यहाँ चले जाइएगा। यहाँ पर जब आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ ये आपसे पूछेगा इफ यू हैव अ कूपन कोड। यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ, वो टाइप कीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। वो है एसी लाइव। जब आप एसी लाइव कोड अप्लाई कर देंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। इनफैक्ट चाहे आप 2025 में एग्जाम देने वाले, 2026 में देने वाले हैं, 2027 में देने वाले हैं, सारे बैचेस 25 वालों के लिए, 26 वालों के लिए, 27 वालों के लिए, बस ये देख लीजिएगा एग्जाम कब दे रहे हैं। एसी लाइव कोड लगा लीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, स्पेशल मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी और अपनी तैयारी में आगे बढ़ते हैं। आई शैल सी यू अगेन एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।